हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रफ्तार 6000 सीरीज के 10वें पार्ट में। इस सीरीज में हम राजनीति विज्ञान के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 6000 सवाल वन लाइनर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कवर। ये क्वेश्चंस हम 60 वीडियोज में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, एक एक टॉपिक को उठा के किया गया है। जैसे कि इस पार्ट में हम अरस्तु, कन्फ्यूशियस, अगस्तीन, मैकेवली और होब्स को कवर करेंगे। इस प्रकार से टॉपिक वाइज ये सारे क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, सीयूईटी, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, इन सब परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये सवाल आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप पीडीएफ की बात करें तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की अलग अलग पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये इस तरह से अरेंज है कि आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने भाई बहन के हाथ में प्रिंट आउट पकड़ा दें आप इस पीडीएफ का और उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप मुझसे शुरू के 100 सवाल पूछे, वो क्वेश्चन पूछे, आप उत्तर दें। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो 170-180 पेजेस हैं, इनको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर सारी पीडीएफ को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर वीडियोस के थ्रू फॉलो करना है तो हम ये 60 वीडियोस करेंगे। आज 10वीं वीडियो आ चुकी है, तो एक एक करके हम जब भी मुझे टाइम मिलेगा ये मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए तब तक। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में हम अरस्तु तक आ चुके हैं। अरस्तु में क्वेश्चन नंबर 900 हमने कवर कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 901। पहला सवाल है आज का, दर्शन में प्रयोजन विधि यानी पर्पजिव मेथड का प्रथम प्रयोग किसने किया था? दर्शन में, फिलोसफी में पर्पजिव मेथड का प्रथम प्रयोग किया था अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने। अगला सवाल 902, अरस्तु के दर्शन में कौन सी विधि बताती है कि उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है? जो उद्देश्य है वो पूर्व निर्धारित होता है, इसको बोलते हैं प्रयोजन विधि, पर्पजिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 903, अरस्तु की प्रयोजन विधि के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। 904, राज्य व्यक्ति का विस्तार है। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, राज्य व्यक्ति का विस्तार है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है प्लेटो ने। प्लेटो ने। अरस्तु के बीच में आ गया है सवाल, आपका थोड़ा दिमाग घुमाने के लिए, क्योंकि लगातार अगर आते रहते हैं तो आदत पड़ जाती है हमें। क्वेश्चन नंबर 905, प्लेटो प्रिय है लेकिन सत्य उससे भी प्रिय है। यह किसने कहा? प्लेटो प्रिय है लेकिन सत्य उससे भी प्रिय है। यह कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 906, पुण्य मध्यम मार्ग को चुनने की आदत है। पुण्य मध्यम मार्ग को चुनने की आदत है। यह कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 907, क्रांतियां असमानता के कारण होती हैं। क्रांतियां असमानता के कारण होती हैं। यह कथन है अरस्तु का। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्रांतियों के लिए सबसे बड़ा कारण अरस्तु ने किसे बताया? अरस्तु ने किस अवधारणा को या किस बात को क्रांति का सबसे बड़ा कारण बताया? वो है इनइक्वालिटी यानी असमानता को। क्वेश्चन नंबर 908, संवैधानिकवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जनक कौन माने जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जनक माने जाते हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु। हम जानते हैं कि कंपैरेटिव मेथड के भी जनक यही हैं। इन्होंने विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया था, तो संवैधानिकवाद के जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 909, अरस्तु के अनुसार आदर्श संविधान कौन सा है? इतने सारे संविधानों में इन्होंने आदर्श संविधान बताया है मिश्रित संविधान को। 910, अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कौन सी है? अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है राजनीति, पॉलिटी। पॉलिटी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में। पॉलिटी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा है। और पॉलिटी क्या होता है? पॉलिटी क्या है इनके अनुसार? पॉलिटी है लोकतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रण बताया है। लोकतंत्र और कुलीन तंत्र के मिश्रण को ये पॉलिटी बोलते हैं और पॉलिटी को अरस्तु सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 911, अरस्तु के दृष्टि में सबसे खराब शासन प्रणाली कौन सी है? अरस्तु की दृष्टि में सबसे खराब शासन प्रणाली है निरंकुशता यानी तानाशाही। 912, किसने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी यानी पॉलिटिकल एनिमल कहा? मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा है अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने पॉलिटिकल एनिमल कहा है मनुष्य को। तो अपने सिलेबस में जो अगले स्कॉलर हैं वो हैं थॉमस इक्विनोस। थॉमस इक्विनोस।
हालांकि इनका नाम डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी इनके ऊपर इक्का दुक्का सवाल कभी कभी हमें देखने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। ज्यादा सवाल नहीं है तो इसलिए स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं थॉमस एक्विनोस को, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में इसको थोड़ा सा कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 913, एक्विनोस की कौन सी कृति अरस्तु के दर्शन और ईसाई धर्मशास्त्र को एकीकृत करती है? वो कृति है सुम्मा थियोलॉजिका। सुम्मा थियोलॉजिका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अरस्तु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर ये स्टेटमेंट भी आ जाता है तो हम ये चैलेंज नहीं कर सकते, ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में अरस्तु मेंशन किया हुआ है, अरस्तु में दर्शन शास्त्र मेंशन किया हुआ है, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं घूम फिर के। क्वेश्चन नंबर 914, एक्विनोस की दृष्टि में ब्रह्मांड पर शासन करने वाला सर्वोच्च नियम कौन सा है? ब्रह्मांड पर शासन करने वाला सब सर्वोच्च नियम इन्होंने बताया है एटर्नल लॉ को, एटर्नल लॉ, शाश्वत नियम। क्वेश्चन नंबर 915, एक्विनोस के अनुसार कौन सा नियम तर्क से उत्पन्न होता है और मानवीय आचरण का मार्गदर्शन करता है? कौन सा नियम तर्क से उत्पन्न होता है और मानवीय आचरण का मार्गदर्शन करता है? वो है नेचुरल लॉ, यानी प्राकृतिक नियम। क्वेश्चन नंबर 916, एक्विनोस के अनुसार कौन सा नियम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्य द्वारा बनाया गया है? कौन सा नियम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्य को द्वारा बनाया गया है? वो है मानव नियम, यानी ह्यूमन लॉ। इन्होंने 2-3 लॉ बताए हैं, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ, नेचुरल लॉ, की बात करते हैं थॉमस एक्विनस। क्वेश्चन नंबर 917, एक्विनोस के अनुसार कौन सा नियम दिव्य प्रकाशन यानी डिवाइन रिविलेशन के द्वारा मनुष्य का मार्गदर्शन करता है? वो है डिवाइन लॉ। तो ये वैसे आप ऑप्शंस में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्विनोस। क्वेश्चन नंबर 918, एक्विनोस के अनुसार सामान्य भलाई यानी कॉमन गुड को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है? इन्होंने सर्वोत्तम शासन प्रणाली बताया है राजतंत्र को, मोनार्की को। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो एक्विनोस ने सबसे अच्छा शासन प्रणाली, सबसे अच्छी शासन प्रणाली बताई है राजतंत्र, मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 919, ये 27 तक है, इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ जाएगा अगस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 919, एक्विनोस का अत्याचारी शासन यानी टायरेनिकल रूल पर क्या दृष्टिकोण था? इनका कहना था यदि यह सामान्य भलाई के विरुद्ध हो रहा है तो इसे हटाया प्रतिरोध किया जा सकता है। इन्होंने वैसे मोनार्की को सपोर्ट किया है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर वो मोनार्की अत्याचारी शासन में बदल जाती है तो इसे हटाया जा सकता है। 920, शासकों के न्यायसंगत शासन के लिए एक्विनोस के अनुसार कौन सा गुण आवश्यक है? शासकों के न्यायसंगत शासन के लिए एक्विनोस के अनुसार विवेक यानी प्रूडेंस जो गुण है वो आवश्यक है। 921, एक्विनोस ने अपनी राजनीतिक दार्शनिकता में न्याय को कैसे परिभाषित किया? प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। अभी न्याय की जो डेफिनेशंस आती हैं तो उस तरह में पूछी जा सकती है, क्योंकि न्याय अपने टॉपिक में है। हम जानते हैं कि जो हमारा पहला वाला पार्ट था पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें जो कंसेप्ट वाले पार्ट थे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, उसमें हम देखते हैं जस्टिस भी है। तो जस्टिस पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, हमें दिखेगा कि न्याय को कैसे परिभाषित किया एक्विनोस ने। तो हम ये नहीं कह सकते भाई एक्विनोस तो सिलेबस में नहीं था, जस्टिस है सिलेबस में अपने। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है एक्विनोस के अनुसार। ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, 2-4 स्टेटमेंट दे दी न्याय की, इधर दे दिए हैं स्कॉलर्स के नाम, और आपको मैच द फॉलोइंग करवाया जा सकता है कि ये किसने कहा है न्याय के बारे में। 922, एक्विनोस की राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना को किस दार्शनिक ने अत्यधिक प्रभावित किया है? वो किया है अरस्तु ने। और सेकंड चीज मैंने इसलिए कि इसको इंक्लूड किया है कि बहुत सारे पीजीटी के एग्जाम भी है जिनमें इनको पूछा जाता है, तो अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी सबकी तैयारी कर सकते हैं। 923, एक्विनोस की निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर क्या राय थी? एक्विनोस ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को उचित बताया है, यह उचित है, लेकिन इसे सामान्य भलाई की सेवा करनी चाहिए। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लेकिन उसका यूज कॉमन गुड के लिए होना चाहिए, सामान्य भलाई के लिए। 924, एक्विनोस ने विश्वास और तर्क को कैसे समन्वित किया? तर्क विश्वास का समर्थन करता है और दिव्य सत्य का खंडन नहीं करता। तर्क जो है वो विश्वास का समर्थन करता है और दिव्य सत्य का खंडन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 925, एक्विनोस ने किस मध्यकालीन विद्वान यानी मेडिवल स्कॉलर की रचनाओं पर व्यापक रूप से टीका की? वो की है अरस्तु पर। अरस्तु वाला थोड़ी देर पहले भी हमने सवाल देखा, ये वाला कि
किस दार्शनिक ने अत्यधिक प्रभावित किया इनको, एक्विनोस को? अरस्तु ने। तो अरस्तु से आइडियाज ले रहे हैं एक्विनोस। अरस्तु पहले आए हम जानते हैं, तो अरस्तु से जितने आइडियाज हैं वो एक्विनोस ने लिए हैं, इनके ऊपर टिप्पणी भी लिखी है इन्होंने। 926 एक्विनोस के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? इनके अनुसार राज्य का उद्देश्य है न्याय और सामान्य भलाई सुनिश्चित करना। न्याय और सामान्य भलाई सुनिश्चित करना। 927 एक्विनोस अच्छे और बुरे कानूनों के बीच क्या अंतर करते हैं? अच्छे कानून प्राकृतिक नियम के अनुरूप होते हैं, बुरे कानून इसके विपरीत होते हैं। तो इन्होंने अच्छे और बुरे कानून को प्राकृतिक नियम से ही कनेक्ट किया है कि प्राकृतिक नियम के अनुरूप होगा वो अच्छा कानून है और उसके विपरीत होगा वो बुरा कानून है। अगला टॉपिक है सेंट अगस्टाइन, अगस्तीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स पूछी जाती है एग्जाम्स में। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं मेंशन किया है, लेकिन जो अपने अवधारणाएं हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, तो उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस अगस्टाइन के भी पूछे जाते हैं। प्लस पीजीटी के लिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये आ जाती है मैच द फॉलोइंग में 928। द सिटी ऑफ गॉड किसने लिखी है? द सिटी ऑफ गॉड अगस्टाइन ने लिखी किताब है, अगस्टाइन ने, सेंट अगस्टाइन। क्वेश्चन 929 किसने अरस्तु की तरह दास्ता को प्राकृतिक माना? वो है सेंट अगस्टाइन। अब ये दास्ता जो है इसको प्राकृतिक माना है कि दास्ता प्राकृतिक है, होगी। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने माना है। नंबर 1 तो अरस्तु है ही, हम सब जानते हैं इसका उत्तर लगभग, क्योंकि बेसिक से हमने पढ़ा है। अगस्टाइन हम आमतौर पर डिलीट कर देंगे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, अगस्टाइन भी दिखेगा तो अरस्तु अगस्टाइन दोनों हैं, दूसरा भी है। 930 मध्य युग में अगस्तीन को एक्विनोस ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? मध्य युग में अगस्तीन और एक्विनोस ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? दो तलवारों का सिद्धांत। इन दोनों ने दो तलवारों का सिद्धांत का समर्थन किया था। 931 ईसाई राजनीतिक दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? ईसाई राजनीतिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है अगस्तीन को। 932 अगस्तीन ने कौन सी संकल्पना देवी शासन और सांसारिक शासन के बीच अंतर करती है? अगस्तीन की कौन सी संकल्पना देवी शासन और सांसारिक शासन, देवी शासन और सांसारिक शासन के बीच अंतर करती है? वो है दो नगरों का सिद्धांत। ऊपर था दो तलवारों का सिद्धांत, यह है दो नगरों का सिद्धांत। 933 किसने कहा कि राज्य मानव पाप का परिणाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। राज्य जो है वो मानव पाप का परिणाम है, मानव पाप करता है इसलिए राज्य को आना पड़ता है। मानव पाप का परिणाम बताया अगस्ताइन ने, इंपॉर्टेंट याद रखिए, स्टेट वाला जो टॉपिक है उसमें आ जाता है क्वेश्चन। 934 अगस्तीन के अनुसार कौन सा नगर देवी व्यवस्था का प्रतीक है? कौन सा नगर देवी व्यवस्था का प्रतीक है? वो है परमेश्वर का नगर, सिटी ऑफ गॉड, जो इसकी किताब का नाम भी है, सिटी ऑफ गॉड। 935 कौन सी प्रमुख घटना ने अगस्तीन की कृति द सिटी ऑफ गॉड को प्रभावित किया? वो घटना थी रोम का विध्वंस, जो 410 ईस्वी में रोम का विध्वंस हुआ था। उस घटना ने सेंट अगस्टाइन की इस कृति को प्रभावित किया था, इस पुस्तक को प्रभावित किया है, यानी इसमें उसका रेफरेंस मिला है रोम का विध्वंस का, द सिटी ऑफ गॉड में। 936 किसने प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्मशास्त्र से जोड़ा? प्लेटो के विचारों को ईसाई धर्मशास्त्र से जोड़ा है अगस्तीन ने। 937 अगस्तीन की कौन सी रचना बुराई की समस्या से संबंधित है? अगस्तीन की कौन सी रचना बुराई की समस्या से संबंधित है? वो है कन्फेशंस। ये भी एक बुक है अगस्तीन की, कन्फेशंस। 938 अगस्तीन के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य इन्होंने बताया है परमेश्वर के नगर में मुक्ति प्राप्त करना। परमेश्वर के नगर में मुक्ति प्राप्त करना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 939 किसने कहा कि राज्य की शांति राज्य का अंतिम उद्देश्य है? राज्य का अंतिम उद्देश्य है शांति स्थापित करना, वो है अगस्तीन का। 940 इसके बाद अपना टॉपिक आ जाएगा मैकियावेली, डोंट वरी, अभी मैकियावेली शुरू होने वाला है थोड़ी देर में। 940 किस रोमन दार्शनिक ने अगस्तीन के न्याय और विधि संबंधी विचारों को प्रभावित किया? किस रोमन दार्शनिक ने अगस्तीन के न्याय और विधि संबंधी विचारों को प्रभावित किया? वो है सिसरो, सिसरो। 941 किसने कहा कि सांसारिक शासकों की वैधता देवी सत्ता से प्राप्त होती है?
सांसारिक शासकों की वैधता देवी सत्ता से प्राप्त होती है, यानी जो शासक है संसार में उनको जो वैधता मिलती है वो दैवी सत्ता से प्राप्त होती है। अगस्तीन का ये स्टेटमेंट है। 942 अगस्तीन के अनुसार राज्य की मानव जीवन में क्या भूमिका है? पाप को रोकना और व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि राज्य इन्होंने बताया है मानव पाप का परिणाम है, तो पाप को रोकने के लिए राज्य आता है। तो राज्य की मानव जीवन में यही भूमिका है कि पाप को रोको पहले, जिसके कारण राज्य बना है, और फिर व्यवस्था बनाओ, और अंतिम उद्देश्य बताया है शांति स्थापित करना। 943 मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाले अगस्तीन का कौन सा धर्मशास्त्रीय सिद्धांत था? मध्ययुगीन राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाला अगस्तीन का कौन सा धर्मशास्त्रीय सिद्धांत था? वो था मूल पाप का सिद्धांत। मूल पाप का सिद्धांत। 944 किसने कहा कि न्याय संगत शासक को दैवीय नियमों का पालन करना चाहिए? न्याय संगत शासक को दैवीय नियमों का पालन करना चाहिए, यह कथन है अगस्तीन का। 945 अगस्तीन ने चर्च और राज्य के संबंधों को कैसे परिभाषित किया? अगस्तीन ने चर्च और राज्य के संबंधों को कैसे परिभाषित किया? चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। इन्होंने चर्च को राज्य से श्रेष्ठ बताया है। चर्च को राज्य से श्रेष्ठ बताया है। 946 किसने कहा कि देवी न्याय के बिना राज्य महान डकैती बन सकते हैं? यानी देवी न्याय, यानी चर्च अगर न्याय नहीं करेगा तो जो राज्य है वो महान डकैती बन सकते हैं। यह है अगस्तीन का स्टेटमेंट। बड़ा अच्छा स्कॉलर है एक तरह से याद करने के लिए। 947 ईसाई राजनीतिक विचार में पूर्व नियमित भाग्य की संकल्पना को किसने प्रमुखता दी? पूर्व नियत भाग्य, प्रेडिस्टिनेशन, यह है अगस्तीन ने। अब ये मैकेवली आ गए हैं। मैकेवली अपने सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेवली। इनके ऊपर क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम में आता ही आता है। 948 द प्रिंस जो पुस्तक है मैकेवली की, वो किसे समर्पित की गई थी? वो समर्पित की गई थी लॉरेंजो ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के शासक को, द प्रिंस। 949 किसने मैकेवली को युग का बालक कहा? मैकेवली को युग का बालक कहा है डनिंग ने। डनिंग। 950 मैकेवली का आदर्श शासक कौन था? मैकेवली का आदर्श शासक था सेजारे बोर्जिया, बोर्जिया का शासक। 941 द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकेवली, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकेवली जो पुस्तक 1972 में लिखी है, ये किसने लिखी है? मैकेवली के ऊपर पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक लिखी है इजाया बर्लिन ने। इजाया बर्लिन ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी की बात की है, और बर्लिन है वो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने पुस्तक लिखी है मैकेवली के ऊपर, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकेवली। 952 मैकेवली ने राज्य को कैसे देखा? मैकेवली ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। प्राकृतिक संस्था नहीं है, ये एक कृत्रिम संस्था है जिसे मानव ही बनाता है। 953 मैकेवली ने राज्य की सुरक्षा के लिए किस सेना का समर्थन किया? मैकेवली ने राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया। नागरिक सेना। इन्होंने प्राइवेट सेना का खंडन किया था कि कोई प्राइवेट सेना नहीं होना चाहिए शासक की, एक नागरिक सेना होनी चाहिए। 954 किस पुस्तक में मैकेवली ने भाड़े की सेनाओं का विरोध किया? मर्सिनरी आर्मीज, यानी भाड़े की सेना, प्राइवेट सेना का विरोध किया। ये पुस्तक थी आर्ट ऑफ वॉर। भाई वॉर है तो सेना के बारे में बात तो होगी। आर्ट ऑफ वॉर मैकेवली की पुस्तक है, इसमें इन्होंने भाड़े की सेनाओं का विरोध किया था और नागरिक सेना का समर्थन किया था। 955 मनुष्य अपराध करते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं असीमित हैं। मनुष्य अपराध करते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं असीमित हैं। यह कथन किसने कहा? बहुत अच्छा कथन है, यह कथन है मैकेवली का। मैकेवली ने इसीलिए कथन कहा है क्योंकि उनके अनुसार वो मनुष्य की साइकोलॉजी जानते हैं, मनुष्य की साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी है। तब मनुष्य अपराध इसीलिए करते हैं उनके अनुसार क्योंकि उनकी इच्छाएं असीमित हैं। 956 राजनीति का एकमात्र मूल उद्देश्य शक्ति का संचय है। राजनीति का एकमात्र मूल उद्देश्य शक्ति का संचय है। ये रियलिस्ट है एक तरह से, तो
ये कहते हैं राजनीति का जो एकमात्र मूल उद्देश्य है वो कंसोलिडेशन ऑफ पावर है, शक्ति का संचय है। मैकियावेली का कथन है ये। 957 10 बुक्स ऑफ हिस्ट्री, ये किसने पुस्तक लिखी है? 10 बुक्स ऑफ हिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन एक दो बार एग्जाम में आई है कुछ पुस्तक, मैकियावेली की पुस्तक है 10 बुक्स ऑफ हिस्ट्री। 958 किसने भाग्य की तुलना स्त्री से की? भाग्य की तुलना स्त्री से की मैकियावेली ने भाग्य और स्त्री की तुलना की है। जो ब्रेव है, उन्होंने कहा है कि जो ब्रेव शासक है उसका ही साथ भाग्य देता है और उसका साथ स्त्री भी देती है। अगर कोई कायर है तो उसका भाग्य भी साथ नहीं देगा और स्त्री भी साथ नहीं देगी। 959 राजा को गुण पर निर्भर रहना चाहिए, भाग्य पर नहीं। राजा को अपने गुण पर निर्भर रहना चाहिए, भाग्य पर नहीं। यह किसने कहा? यह कहा है मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा है कि राजा अपने गुणों पर काम करे, भाग्य पे नहीं। भाग्य तो अपने आप आएगा अगर राजा के गुण अच्छे होंगे। 960 किसने चर्च की आलोचना की कि उसने लोगों को अधार्मिक और भ्रष्ट बना दिया है? अब यहां देखने वाली बात यह है कि मैकियावेली के स्टेटमेंट है, मैकियावेली चर्च का तो विरोध करते हैं और धर्म का सपोर्ट करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि चर्च लोगों को अधार्मिक और भ्रष्ट बना रहा है, लेकिन मैकियावेली दूसरी तरफ धर्म का सपोर्ट करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को धार्मिक दिखना भी चाहिए, क्योंकि जो धर्म है लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। 961 किसने शैतान का शिष्य और तानाशाहों का गुरु कहा जाता है? किसे शैतान का शिष्य और तानाशाहों का गुरु कहा जाता है? वो कहा जाता है मैकियावेली को। 962 मैकियावेली के अनुसार राजनीति में साधनों को क्या उचित ठहराता है? साधनों को उनका परिणाम उचित ठहराता है। मैकियावेली और महात्मा गांधी के विचार विपरीत है बिल्कुल। मैकियावेली कहते हैं एंड जस्टिफाइज द मीन्स, जो एंड्स हैं, परिणाम हैं, वो आपके मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। आपने क्या साधन यूज किए हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, यानी आपके परिणाम अगर आपके फेवर में आ गए हैं तो आपने साधन कुछ भी अपनाए हों, आप सही हैं। एक राजा के लिए सुझाव देते हैं कि प्रिंस साधनों की चिंता ना करे कि क्या साधन कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, नहीं, परिणाम अच्छा होना चाहिए। राज्य की सुरक्षा हुई तो कोई भी साधन उसने अपनाया है, चाहे वो नैतिक हो या निर्नैतिक हो या अनैतिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परिणाम अच्छे आ गए तो आपके जो मीन्स हैं, जो साधन आपने अपनाए हैं, वो अपने आप उचित हो जाएंगे। लेकिन अगर परिणाम खराब आए हैं तो चाहे आपने नैतिकता का पालन किया हो, आप सही नहीं कहे जाएंगे। दूसरी तरफ जो महात्मा गांधी है वो उल्टा बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई एंड्स और मीन्स एक साथ होने चाहिए। अगर एंड्स अच्छा है तो मीन्स भी अच्छा होना चाहिए आपका। 963 मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का उद्देश्य क्या है? मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का उद्देश्य है मनुष्य की सुरक्षा, मनुष्य की सुरक्षा। 964 मैकियावेली द प्रिंस किसे समर्पित करना चाहता था? मैकियावेली द प्रिंस एक पुस्तक है उनकी, वो किसे समर्पित करना चाहता था? वो करना चाहता था डी मेडिची को। 965 संस्थागत दृष्टिकोण यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का प्रथम प्रयोग किसने किया? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का प्रथम प्रयोग किया है मैकियावेली ने। 966 पहले किस विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? राजनीति को नैतिकता से सबसे पहले अलग किया है मैकियावेली ने। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि राजनीति में आपके एंड्स अच्छे हैं तो आपने मीन्स कैसे भी अपनाए हो, चाहे नैतिक हो अनैतिक हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी राजनीति और नैतिकता को मिलाओ ना, मिलाने की जरूरत नहीं आपको। तो राजनीति को नैतिकता से सबसे पहले अलग किया है मैकियावेली ने। 967 किसने मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा? आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा है W.T. ब्लूम ने। W.T. ब्लूम इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, इन्होंने मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा है। 968 गणराज्यीय स्वतंत्रता रिपब्लिकन इंडिपेंडेंस का समर्थन किसने किया? रिपब्लिकन इंडिपेंडेंस का समर्थन किया है मैकियावेली ने। 969 किसने मैकियावेली को तानाशाहों का गुरु कहा? तानाशाहों का गुरु मैकियावेली। ये कुछ शायद मैकियावेली को तानाशाहों को गुरु मैकियावेली नहीं कहा, ये शायद यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको हम अलग मिलेगा तो मैं आपको इसमें पिन कर दूंगा इस कमेंट बॉक्स में इसको। क्वेश्चन नंबर 969 ये आपको अगर पता हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 970
किसने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा? वो कहा है मैक्सी ने। मैक्सी ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा। 971 भारत के किस विचारक को मैकियावेली के समान माना जाता है? भारत के किस विचारक को मैकियावेली के समान माना जाता है? कौटिल्य को। भारत के कौटिल्य को मैकियावेली के समान माना जाता है, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए। कौटिल्य जो है वो मैकियावेली से पुराने हैं। असल में होना ये चाहिए कि मैकियावेली को किसके समान माना जाता है? मैकियावेली को कौटिल्य के समान माना जाता है, परंतु ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सारी चीजें जो पढ़ते हैं वो पहले पश्चिमी दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। पश्चिमी देशों ने जो पहले लिखा है, तो वो अरस्तु को उस समय उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि अरस्तु तो भारत के थे। तो मैकियावेली को उन्होंने पहले पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो उसके बाद जब इन्होंने अरस्तु को पढ़ा है, तो उन्होंने फिर ये कहा है कि कौटिल्य जो है वो मैकियावेली के समान ही है। तो लेकिन हम टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो कौटिल्य मैकियावेली से पुराने हैं। जो मैकियावेली ने जो बातें बताई है वो कौटिल्य से कई साल पहले बता के चले गए। 972 मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को किस ऐतिहासिक युग ने प्रभावित किया? मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को किस ऐतिहासिक युग ने प्रभावित किया? इटली के पुनर्जागरण ने प्रभावित किया। 973 राजनीतिक को नैतिकता से अलग करने वाले मैकियावेली के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पॉलिटिकल रियलिज्म, राजनीतिक यथार्थवाद। जो मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया है, उस दृष्टिकोण को राजनीतिक यथार्थवाद कहा जाता है। 974 मैकियावेली के अनुसार किसी शासक की प्रमुख योग्यता क्या होनी चाहिए? प्रमुख योग्यता इन्होंने बताया है वीरता, पॉलिटिकल स्किल। शासक की सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए वीरता, उसकी पॉलिटिकल स्किल। 975 मैकियावेली के अनुसार राजनीति में भाग्य और संयोग को क्या कहा जाता है? भाग्य और संयोग को इन्होंने नाम दिया था फॉर्चूना को इन्होंने स्त्री के समान भी माना है, थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 976 मैकियावेली के किस शासन प्रणाली को स्थिरता के लिए श्रेष्ठ मानता था? मैकियावेली किस शासन प्रणाली को स्थिरता के लिए श्रेष्ठ मानता था? वो कहता था गणराज्य शासन जो है वो श्रेष्ठ है, गणराज्य शासन श्रेष्ठ है। थोड़ी देर पहले भी हमने ये देखा कि गणराज्य स्वतंत्रता रिपब्लिकन इंडिपेंडेंस का समर्थन किसने किया? मैकियावेली ने किया। अगला भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक स्कॉलर का, किसने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा? प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा, वो कहा है लियो स्ट्रॉस ने मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। 978 मैकियावेली के अनुसार शासन में भय की क्या भूमिका है? शासन में भय की क्या भूमिका है? शासक के लिए प्रेम से अधिक भय उपयोगी है। मैकियावेली ने प्रिंस को एडवाइस किया है कि शासन आपको करना है तो प्रेम ना ज़्यादा, जनता से प्रेम एक्सपेक्ट मत करो, जनता में भय बनाओ, क्योंकि प्रेम में लोग तब तक ही सपोर्ट करेंगे जब तक उनका फेवर हो रहा है, लेकिन जब फेवर होना बंद हो जाएगा तो लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। इसलिए शासक का लोगों से प्रेम कम हो, भय ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने प्रेम से अधिक भय उपयोगी माना है। 979 मैकियावेली ने किस रोमन नेता की रणनीतिक शासन प्रणाली की सराहना की? मैकियावेली ने किस रोमन नेता की रणनीतिक शासन प्रणाली की सराहना की? वो की है जूलियस सीजर। 980 मैकियावेली ने किस सशक्त राज्य की नींव माना? किसे सशक्त राज्य की नींव माना? वो सैन्य शक्ति को सशक्त राज्य की नींव मानते हैं। 981 मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक सफलता के लिए क्या आवश्यक है? मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक सफलता के लिए क्या आवश्यक है? व्यवहारवाद और छल आवश्यक है। व्यवहारवाद भी और छल करना भी आवश्यक है राजनीतिक सफलता के लिए। नैतिकता पे वो ध्यान नहीं देते, नैतिकता वैतिकता बाढ़ में जाए। आप चाहे छल करके भी परिणाम हासिल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप न्यायोचित या आप अच्छे राजनीतिक माने जाओगे। 982 मैकियावेली की राजनीतिक विचारधारा का सारांश किस वाक्य में दिया जा सकता है? तो ये पूरी विचारधारा का सारांश दिया जा रहा है
परिणाम साधनों को उचित ठहराता है, परिणाम साधनों को उचित ठहराता है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। 983 किसने मैकेवली के विचारों को शैतानी कहा? किसने मैकेवली के विचारों को शैतानी कहा? रसेल ने कहा, बर्ट्रैंड रसेल। ऊपर जो क्वेश्चन आया था शायद उसका आंसर होगा ये तानाशाहों का गुरु, शायद ये भी रसेल ने कहा है जहां तक मैं जानता हूं, बाकी हम देखेंगे। 984 मैकेवली ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति की राजनीतिक चतुराई से प्रशंसा की? मैकेवली ने किस ऐतिहासिक व्यक्ति की राजनीतिक चतुराई से प्रशंसा की? वो प्रशंसा की है सेजारे बोर्जिया की, सेजारे बोर्जिया। 985 किसने कहा कि मैकेवली न तो राजतंत्र का समर्थन करता था न गणतंत्र का, बल्कि वह व्यवहारिक था? मैकेवली न तो राजतंत्र का समर्थन करता था न गणतंत्र का, बल्कि व्यवहारिक था। यह कथन है सबाइन का। सबाइन के बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं क्योंकि सबाइन ने लगभग सारे के सारे स्कॉलर पे कुछ ना कुछ टिप्पणियां की हैं। तो मैकेवली पे इनकी ये टिप्पणी है कि वो राजतंत्र का समर्थन भी नहीं करता था, गणराज्य का समर्थन भी नहीं करता था, बल्कि वो व्यवहारिक था। व्यवहार के अनुसार उसको जो ठीक लगता था उस चीज का समर्थन उस समय कर देता था जिस समय उसको रिक्वायरमेंट होती थी। तो वो परिणाम पे ज्यादा फोकस करता था कि परिणाम ठीक निकलना चाहिए। 986 मैकेवली के अनुसार शासक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शासक की सबसे बड़ी कमजोरी उन्होंने बताया है निर्णयहीनता, यानी समय पे निर्णय न ले पाना ही शासक की सबसे बड़ी कमजोरी है। निर्णयहीनता ही शासक की सबसे बड़ी कमजोरी है। 987 मैकेवली ने शासक की अनुकूलनशीलता को किस संकल्पना से परिभाषित किया? वो परिभाषित किया है वीरता, कि शासक अनुकूल है कि नहीं। अनुकूलनशीलता का मतलब है शासक शासन करने के लिए अनुकूल है कि नहीं। ये चीज क्या डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी शासक वीर है कि नहीं है। 988 किसने मैकेवली को भ्रम रहित यथार्थवादी कहा? भ्रम रहित यथार्थवादी कहा है इजाया बर्लिन ने। कोड टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की पुस्तक है इजाया बर्लिन, आइजिया बर्लिन भी बोलेंगे हम। मैकेवली को भ्रम रहित यथार्थवादी कहा है। 989 द प्रिंस का प्रमुख विषय क्या है? द प्रिंस पुस्तक का प्रमुख विषय है शक्ति और कूटनीति, शक्ति और कूटनीति। 990 किसने कहा कि मैकेवली ने आधुनिक राजनीतिक विचार की नींव रखी? किसने कहा कि मैकेवली ने आधुनिक राजनीतिक विचार की नींव रखी? वही सभी ने लिखा है, सबाइन बोलेंगे इसको, सबाइन। ये टाइप गलत हो गया, सबाइन। अगला टॉपिक अपना आता है हॉब्स। यूनिट 2 पे हम फिलहाल प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकेवली 3 कर चुके हैं। अगला है अपना हॉब्स। ये 16 थिंकर अपने सिलेबस में। 991 कौन गैलीलियो के गति के नियम से सबसे अधिक प्रभावित था? कौन गैलीलियो के गति के नियम से सबसे अधिक प्रभावित था? वो था हॉब्स। 992 किसने हॉब्स के भौतिकवादी दर्शन को प्रभावित किया? किसने हॉब्स के भौतिकवादी दर्शन को प्रभावित किया? वो किया है गैलीलियो ने और डेस्कार्ट्स ने। गैलीलियो और डेस्कार्ट्स ने जो हॉब्स के भौतिकवादी दर्शन है उसको प्रभावित किया। 993 हॉब्स ने संकल्पनात्मक संगठन का सिद्धांत किससे लिया? हॉब्स ने संकल्पनात्मक संगठन का सिद्धांत लिया है गैलीलियो से। 994 हॉब्स ने राजनीति में कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू किया? हॉब्स ने राजनीति में कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लागू किया? वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वैज्ञानिक भौतिकवाद। वैज्ञानिक भौतिकवाद ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है, वैज्ञानिक भौतिकवाद। 995 कौन पहला विचारक था जिसने पूरी तरह अरस्तु के विचारों को अस्वीकार कर दिया? अरस्तु के विचारों को अस्वीकार करने वाला पहला विचारक है हॉब्स। ये भी यूजीसी नेट में 2-3 बार ये सवाल आ चुका है। हॉब्स ने या किस विचारक ने अरस्तु के विचारों को अस्वीकार किया था? पहले विचारक वो है हॉब्स। 996 किसने परंपरागत पद्धति को खारिज किया? किसने परंपरागत पद्धति को खारिज किया? वो है हॉब्स। 997 हॉब्स ने अध्ययन की कौन सी विधि अपनाई? अध्ययन की इन्होंने विधि अपनाई है वो है
अनुभवजन्य और वैज्ञानिक विधि। अनुभवजन्य और वैज्ञानिक विधि यानी अनुभव से भी सीखो और वैज्ञानिक भौतिकवाद भी। 998 किसने होब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा? किसने होब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा? ये होब्स ही आ गया, लेकिन सवाल ये बनता है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है होब्स को। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। 999 होब्स की कौन सी पुस्तक अधिनायकवाद के प्रतीक के रूप में जलाई गई? होब्स की कौन सी पुस्तक अधिनायकवाद के प्रतीक के रूप में जलाई गई? वो जलाई गई लेवियाथन की। लेवियाथन पुस्तक को जलाया गया था। और आखिरी सवाल आज का, इस लेवियाथन पुस्तक को जलाया किसने? किसने लेवियाथन को जलाया? क्लेरेंडन ने। क्लेरेंडन ने लेवियाथन पुस्तक को जलाया था और ये अधिनायकवाद के प्रतीक के रूप में इसको क्रिटिसाइज किया गया था और इसलिए इसको जलाया गया था। तो ये 1000 सवाल हो गए हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि होब्स अभी बाकी है और इसके बाद लॉक आएगा अपना। लगभग ये 35वें पन्ने पे पहुंचे हम 6000 सवाल हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि 6000 में से 1000 हम कर चुके हैं। बहुत ठीक ठाक अचीवमेंट मुझे लग रहा है ये। और बाकी क्वेश्चंस आप पढ़ते रहिए और अगली वीडियोस का वेट कीजिए। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा। इसके अलावा जिसका कोई एग्जाम पास में है, कोई कैंडिडेट्स मैसेज करते रहते हैं कि मेरा एग्जाम पास में है, जल्दी कीजिए, तो थोड़ा सा टाइम की कमी पड़ रही है और थोड़ी सिचुएशंस भी ऐसी हो गई है तो कम ही टाइम मिल पाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। लेकिन जिसका एग्जाम पास में है वो PDF ले सकता है डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और PDF से पढ़ सकते हैं। 6000 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फटाफट पढ़ेंगे तो 8-10 दिन में सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत ही तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। तो सीधे क्वेश्चन, सीधे आंसर है, इनको जस्ट आपको रटने की जरूरत है। कंसेप्ट आपके क्लियर है मेरे ख्याल से सारे के सारे। आप MA पास हैं या MA सेकेंड ईयर में तो जरूर होंगे अगर आप नेट अपीयर कर रहे हैं तो। और बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, बाकी बेसिक्स इससे भी थोड़े क्लियर होते जाएंगे आपका वो वाला पार्ट भी स्ट्रांग होगा इससे। तो आप रैंडमली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने भाई को पकड़ा सकते हैं, भाई सवाल पूछ जवाब दूंगा। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।